जय हिंद। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में एक तो हमने बात की थी एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में और दूसरा हमने कुछ हद तक पढ़ा था एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। हमने देखा था कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी बॉडी में डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, मास मूवमेंट्स एंड इरोजन। और ये जो स्ट्रेस है ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी हो सकता है। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली इससे पिछले सेशन में। आज के सेशन में हम अपनी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक टर्म है डेन्यूटेशन, और डेन्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है, उन सबको कवर किया जाता है इस जनरल टर्म डेन्यूटेशन के अंडर। और डेन्यूटेशन में ये जो वर्ड है डेन्यूड, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू स्ट्रिप ऑफ, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू अनकवर। बहुत सिंपल। जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, जैसे वेदरिंग है, जैसे मास मूवमेंट है, जैसे इरोजन है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ये जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं इन सब के लिए कॉमन टर्म के तौर पे यूज किया जाता है डेन्यूटेशन को। और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है, बिकॉज आमतौर पे क्या होता है, डेन्यूटेशन और वेदरिंग इन दोनों टर्म्स को एक्सचेंजेबली यूज किया जाता है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में देखोगे तो वेदरिंग एक हिस्सा है डेन्यूटेशन का। एक सवाल ये भी आता है कि अगर वेदरिंग देखने को मिल रही है, या मास मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या इरोजन देखने को मिल रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, तो ये खुद से तो अकर हो नहीं रहा होगा। ये जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अकर होती हैं इनके पीछे कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। सवाल ये आता है कि ये जो डेन्यूटेशनल प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पे क्या चीज एक्ट कर रही होती है। अगर वेदरिंग देखने को मिल रही है तो वेदरिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पे या तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, या मॉलिक्यूलर स्ट्रेस काम कर रहा होगा, या केमिकल एक्शन काम कर रहा होगा। अगर मास मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अगर डिब्रीज का मास मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस मास मूवमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा। और अगर इरोजन देखने को मिल रहा है या ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के पीछे ड्राइविंग एनर्जी के तौर पे काइनेटिक एनर्जी काम कर रही होती है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर वेदरिंग देखने को मिल रही है तो वेदरिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पे या तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रेस काम कर रहा होता है, या केमिकल एक्शन काम कर रहा होता है। मास मूवमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के पीछे ड्राइविंग एनर्जी के तौर पे काइनेटिक एनर्जी काम कर रही होती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि ये जितनी भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं ये प्राइमरीली अपनी एनर्जी को ड्राइव करती हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस अपनी एनर्जी को ड्राइव करती हैं कहां से, एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ग्रेविटेशन स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं ये अपनी एनर्जी को एटमॉस्फेयर से ड्राइव करती हैं। तो सवाल आता है कि एटमॉस्फेयर में जब वेरिएशंस देखने को मिलेंगे तो क्या उसकी वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं ये अपनी एनर्जी को एटमॉस्फेयर से ड्राइव करती हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया भर में अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस देखने को मिलते हैं, और ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस देखने को मिलते हैं इनमें अपने अलग अलग थर्मल ग्रेडियंट्स देखने को मिलते हैं, इनमें अपने अलग अलग टेम्परेचर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो थर्मल ग्रेडियंट्स हैं ये लैटिट्यूड की वजह से हो सकते हैं, ये सीजन की वजह से हो सकते हैं, ये लैंड एंड वाटर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की वजह से हो सकते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस हैं इनमें
अलग अलग थर्मल ग्रेडियंट्स हैं, अलग अलग टेम्परेचर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और अगर टेम्परेचर के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे तो इन रीजन्स में जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अकर हो रही हैं उनमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अलग अलग एरियाज में जो वेजिटेशन की डेंसिटी होती है वो अलग होती है, जो वेजिटेशन का टाइप होता है वो अलग होता है, जो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग होता है। और ये जो वेजिटेशन की डेंसिटी है, टाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और अब फिर से सोच के देखो कि अलग अलग एरियाज में प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन है, वेजिटेशन में वेरिएशन है, तो क्या उन एरियाज में जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अकर हो रही हैं उनमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। अगर मोटा मोटा बोलें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में विंड की वेलोसिटी किस तरीके की है, विंड की डायरेक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन का अमाउंट क्या है, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन के बीच में रिलेशन क्या है, टेम्परेचर में जो ड्यूरेनल वेरिएशंस हैं वो किस तरीके के हैं, फ्रीजिंग की कंडीशंस क्या है, या फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन की डेप्थ क्या है, ऐसे वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बीच में वेरिएशंस किस तरीके की हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस तरीके से वेरी करने वाली हैं। अगर एक लाइन में बोलें तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर्स का ही रोल है? जी नहीं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में रॉक्स का टाइप क्या है और रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एरिया में एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस तरीके की होने वाली हैं। सोच के देखो, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी रॉक्स हैं उनमें फोल्ड्स कैसे हैं, उनमें फॉल्ट्स कैसे हैं, उनका जो बेड है उसका ओरिएंटेशन क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, उन रॉक्स में जॉइंट्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है या एब्सेंस देखने को मिलता है, बेडिंग प्लेन्स की सिचुएशन क्या है, उन रॉक्स को बनाने वाले जो मिनरल्स हैं वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, वो जो मिनरल्स हैं वो केमिकली किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उन रॉक्स की परमेबिलिटी की सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस तरीके की होने वाली हैं। आप खुद ही सोच के देखो, कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे रॉक्स ऐसे हैं कि उनके जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हैं। अगर मिनरल्स हार्ड हैं तो डिसइंटीग्रेशन में टाइम लगेगा, वेदरिंग में टाइम लगेगा, मास मूवमेंट में टाइम लगेगा। और अगर वेदरिंग में, मास मूवमेंट में टाइम लगेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है इरोजन में टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा। ओवरऑल जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो टाइम लगाएंगी एक्ट करने में। लेकिन वहीं अगर कोई रॉक्स ऐसे हैं जिनके मिनरल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो यहां पर जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो जल्दी एक्ट करेंगी, वो जल्दी इनेक्ट करेंगी। विच मीन्स कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में रॉक्स का टाइप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस तरीके से एक्ट करने वाली हैं। बहुत सिंपल तौर पे अगर बात करें तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का मतलब क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बेसिकली वो प्रोसेसेस हैं जो कि अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस। और ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं ये अपनी एनर्जी को ड्राइव करती हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, फ्रीजिंग कंडीशंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, विंड कंडीशंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, फ्रॉस्ट कंडीशंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। ये इतने सारे जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में रॉक्स का टाइप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वेदरिंग। सवाल ये आता है कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं, वेदर और क्लाइमेट के जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, वो अर्थ मटेरियल्स के ऊपर, वो रॉक्स के ऊपर किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से इनेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? उस प्रोसेस को ही बुलाया जाता है वेदरिंग। या और थोड़ा समझने के हिसाब से बात करें तो वेदर और क्लाइमेट के जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, वो अर्थ के मटेरियल्स के ऊपर, या फिर ये कहें कि वो रॉक्स के ऊपर किस तरीके से एक्ट करते हैं, उन रॉक्स को किस तरीके से डिसइंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से केमिकली डीकंपोज करते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है? उस प्रोसेस को ही बुलाया जाता है वेदरिंग। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एक बार में दिमाग में बिठा लो, सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि वेदर और क्लाइमेट के वेरियस एलिमेंट्स अर्थ के मटेरियल्स को, या फिर ये कहें कि रॉक्स को, किस तरीके से डिसइंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से केमिकली डीकंपोज करते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है? उस प्रोसेस को ही बुलाया जाता है वेदरिंग। और ये जो वेदरिंग है, ये इन सीटू प्रोसेस है, ऑन साइट प्रोसेस है। जहां पे रॉक है वहीं पे डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो वेदरिंग है, ये कैसी प्रोसेस है? ये इन सीटू प्रोसेस है। और अब तक हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये जो वेदरिंग है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये बहुत सारी चीजों से इंपैक्ट होती है, इफेक्ट होती है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, जैसे जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, जैसे टोपोग्राफी कैसी है, जैसे वेजिटेटिव फैक्टर्स कैसे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं वेदरिंग की प्रोसेस को। अभी हम बात कर रहे थे किसी एरिया में टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, किसी एरिया में फ्रीजिंग की कंडीशंस क्या है, फ्रॉस्ट की कंडीशंस क्या है, ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, वो इंपैक्ट करती हैं वेदरिंग को। किसी एरिया की टोपोग्राफी क्या है, वहां पे माउंटेन्स हैं, वहां पे प्लेन्स हैं, वहां पे प्लेट्यूज हैं, टोपोग्राफी क्या है। किसी एरिया में वेजिटेशन की डेंसिटी क्या है, टाइप क्या है, ये सारी चीजें वेदरिंग की प्रोसेस को इंपैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो वेदरिंग है, ये बहुत सारी चीजों से इंपैक्ट होने वाली प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसी एरिया में जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, टोपोग्राफिक कंडीशंस क्या हैं, वेजिटेटिव फैक्टर्स क्या हैं, वो सब इंपैक्ट करते हैं वेदरिंग प्रोसेस को। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आप ऑब्जर्वेशन के लिए देख सकते हो, बहुत ज्यादा रटने की, समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये टुंड्रा वाला रीजन है, और टुंड्रा वाले रीजन में जहां पे फ्रेश रॉक्स हैं, वहां पे जो वेदरिंग की डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर इधर देखोगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन में जो वेदरिंग की डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन में वेदरिंग बहुत गहराई तक देखने को मिलती है, लेकिन टुंड्रा रीजन में जो वेदरिंग है उसकी डेप्थ उतनी ज्यादा है नहीं। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों रीजन्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो वेजिटेटिव फैक्टर्स हैं, जो टोपोग्राफी है, वो अलग अलग है। और इस वजह से जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं
उनका इंपैक्ट भी अलग अलग देखने को मिल रहा है इन पर्टिकुलर रीजन्स में। सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो वेदरिंग की प्रोसेसेस हैं, इनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। वेदरिंग की प्रोसेसेस को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 मेजर ग्रुप्स हैं? एक होती है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, दूसरी होती है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, और तीसरी होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेसेस के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? एक केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, दूसरा फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। ये 3 तरीके की वेदरिंग प्रोसेसेस होती हैं। इन तीनों मेजर ग्रुप्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस के बारे में। देखो, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे सॉल्यूशन है, जैसे कार्बोनेशन है, जैसे हाइड्रेशन है, जैसे ऑक्सीडेशन है, जैसे रिडक्शन है। ये सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये किस तरीके से रॉक्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ये किस तरीके से रॉक्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उन रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं। उस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है? उस प्रोसेस को ही बुलाया जाता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये वेरियस केमिकल प्रोसेसेस किस तरीके से रॉक्स के ऊपर एक्ट करती हैं और किस तरीके से रॉक्स को डिकम्पोज करती हैं, डिसॉल्व करती हैं, रिड्यूस करती हैं या डिसइंटीग्रेट करती हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं प्रोसेसेस को बुलाया जाता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोलें तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस की वजह से रॉक्स किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होते हैं, रॉक्स किस तरीके से टूटते हैं, उन प्रोसेसेस को ही क्या बुलाया जाता है? केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस बुलाया जाता है। और ये हमें पता होना चाहिए कि वाटर और एयर, वाटर और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ में अगर हीट का प्रेजेंस और हो तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तेज हो जाती हैं। और ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, होपफुली आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हीट का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेसेस होती हैं वो स्पीड अप हो जाती हैं, वो तेज हो जाती हैं। और हमारे एनवायरनमेंट में वाटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, हीट भी अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी रॉक में कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो ये सारी चीजें, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये किस तरीके से रॉक्स को इंपैक्ट कर रही हैं, किस तरीके से रॉक्स को डिकम्पोज कर रही हैं, डिसॉल्व कर रही हैं, रिड्यूस कर रही हैं या डिसइंटीग्रेट कर रही हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है? उस प्रोसेस को ही बुलाया जाता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, अगर आप किताब का पुराना एडिशन देखोगे तो उस एडिशन में ये जो टर्म्स हैं, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनको एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा थोड़ा सा अपन भी देख लेते हैं, बिकॉज हो सकता है यूपीएससी में कहीं ना कहीं काम आ जाए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर में, H2O में और एसिड में, वाटर में या एसिड में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मटेरियल को आपने डिसॉल्व किया, किसी भी मटेरियल को आपने वाटर या फिर एसिड में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होने के बाद जो चीज बनती है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है सॉल्यूशन। और किसी सॉल्यूशन में कोई मटेरियल, कोई रॉक, कोई मिनरल कितना डिसॉल्व होगा या कितना डिसॉल्व नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उस मिनरल की सॉल्युबिलिटी क्या है। जैसे कॉमन सॉल्ट की अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक रॉक फॉर्मिंग मिनरल है। कॉमन सॉल्ट जो है वो एक रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, लेकिन हमें ये पता है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे रॉक्स जो कि कॉमन सॉल्ट से बने हुए होंगे उनमें जल्दी डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे या टाइम लगाएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे।
तो कोई भी जो मटेरियल है उसमें जो मिनरल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो जो मटेरियल है वो डिसॉल्व होने वाला है, वो डिसइंटीग्रेट होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिर अगर बात करें कार्बोनेशन के बारे में, तो कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट्स के साथ में और बाय कार्बोनेट्स के साथ में मिनरल्स का रिएक्शन। मिनरल्स कार्बोनेट्स के साथ में और बाय कार्बोनेट्स के साथ में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें फेल्ड्सफर की, आपने सुना होगा एक मिनरल होता है फेल्ड्सफर। फेल्ड्सफर की अगर बात करें तो ये जो फेल्ड्सफर है ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है जब ये किसी कार्बोनेट से या बाय कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपने सुना होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में आपने सुना होगा। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड के साथ में डिसॉल्व किए जाते हैं तो बहुत जल्दी से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। जब कार्बोनिक एसिड के साथ में CaCO3 को या MgCO3 को मिक्स किया जाता है तो बहुत जल्दी से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अब सोच के देखो, कोई रॉक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस है या उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेजेंस है और वहां पे कार्बोनिक एसिड भी आ गई, तो ये जो रॉक है ये इजीली डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? ये इजीली डिसइंटीग्रेट होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियसली बात हो जाएगी। हाइड्रेशन की अगर बात करें तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है, एडिशन ऑफ वाटर। जब आप वाटर को H2O को केमिकली किसी भी मटेरियल में किसी भी मिनरल में ऐड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट को अगर वाटर के साथ में मिक्स किया जाए तो जो कैल्शियम सल्फेट है ये किस में टर्न हो जाता है? ये जिप्सम में टर्न हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर वाटर को निकाल दिया जाए तो वापस से क्या बन जाएगा? वापस से कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अब ये प्रोसेस नेचुरली सालों साल चलती रहेगी। अगर ये प्रोसेस नेचुरली सालों साल चलती रहेगी तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस क्रिएट होगा। और अगर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या नहीं देखने को मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा। वैसे ही ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए। जब किसी मिनरल में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? उस प्रोसेस को बुलाया जाता है ऑक्सीडेशन। और जब किसी मिनरल में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं ऑक्साइड्स। हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल रेड आयरन है, जब रेड आयरन को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इसका कलर ब्लैक या फिर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये भी कन्वर्जन आप देख ही रहे हो ना, तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से भी कुछ स्ट्रेस क्रिएट होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो फिर डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बातें मिलेगा। वैसे ही अगर बात करें रिडक्शन की तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जब किसी मिनरल को, ऑक्सीडाइज्ड मिनरल को जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाए जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर देखने को मिलेगा रिडक्शन। फॉर एग्जांपल इसी रेड आयरन को अगर रिडक्शन के प्रोसेस से निकाला जाए तो ये जो रेड आयरन है ये ग्रीनिश या फिर ब्लूइश ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां भी चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वेरियस प्रोसेसेस हैं। देखो पुराने एडिशन में तो काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन जो लिखा गया है उसको मोटा मोटा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। लेकिन आपको जो समझने की जरूरत है वो समझने की जरूरत ये है कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस रॉक्स को किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं, रॉक्स को किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उन प्रोसेसेस को इंक्लूड किया जाता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस में। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से रॉक्स के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से रॉक्स को बदलते हैं। फिर दूसरी वेदरिंग की प्रोसेस है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। दूसरी वेदरिंग की प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? दूसरी वेदरिंग की प्रोसेस को बुलाते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस या इसको मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस भी बुलाते हैं। और बहुत सिंपल, फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, जब कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वेदरिंग हो रही हो तो उसको बुलाया जाता है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से वेदरिंग हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। लेकिन फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है? फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है
और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वेदरिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स कहां से अप्लाई हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है, हो सकता है किसी मटेरियल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, या फिर एक्सपेंशन फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंशन फोर्सेस कैसे एक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, टेम्परेचर में बदलाव आ गया, अब टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो एक्सपेंशन फोर्स देखने को मिलेगा। या क्रिस्टलाइजेशन हो गया, जो अंदर के ग्रेन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो ग्रो हो रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, और अगर किसी भी मटेरियल के ग्रेन्स ग्रो होंगे तो उसमें एक्सपेंशन फोर्स देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। या किसी एनिमल एक्टिविटी की वजह से कोई आउटसाइड फोर्स लग गया और उसकी वजह से एक्सपेंशन आ रहा है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हो सकता है, वो एक्सपेंशन फोर्सेस की वजह से हो सकता है, या फिर वाटर प्रेशर्स की वजह से हो सकता है। कॉन्स्टेंटली कोई मटेरियल है, उसको कभी गीला किया जा रहा है, कभी सुखाया जा रहा है, कभी गीला किया जा रहा है, कभी सुखाया जा रहा है। अब अगर कॉन्स्टेंटली ऐसा होगा कि कभी उसको गीला किया जाएगा, कभी उसको सुखाया जाएगा, तो उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस क्रिएट होगा। इसको समझो थोड़ा सा, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं एक चीज है टेम्परेचर चेंजेस, मतलब टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोई भी मिनरल एक्सपेंड होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोई भी मिनरल एक्सपेंड होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो किसी भी मिनरल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, कोई भी मिनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सोचो कोई ऐसा एरिया है जहां पे दिन में कभी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो वहां पे जो रॉक्स होंगे उनके मिनरल्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे। और अगर मिनरल्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो इन मिनरल्स में स्ट्रेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस स्ट्रेस की वजह से वो जो रॉक है उसमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात है उसमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट डिसइंटीग्रेशन इस हद तक हो जाता है कि वहां पे टॉर्स देखने को मिलता है। टॉर्स का मतलब होता है बोल्डर्स। रॉक जो है वो इस हद तक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कि वहां पे बोल्डर्स, वहां पे कंकड़ बन जाएंगे, छोटे या बड़े बड़े कंकड़ बन जाएंगे, और ये जो कंकड़ बनेंगे इनको क्या बुलाया जाता है, टॉर्स बुलाया जाता है। जैसे ग्रेनाइट के अंदर अगर टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिले तो ग्रेनाइट के अंदर खूब सारा एक्सपेंशन और खूब सारा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से ग्रेनाइट जो है वो छोटे या बड़े बड़े बोल्डर्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इन बोल्डर्स को क्या बुलाया जाता है, इन बोल्डर्स को टॉर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, टॉर्स बुलाया जाता है। ऐसे ही अगर दूसरी चीज के बारे में बात करें, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, ऊपर से ये जो रॉक है ये इरोड हो गया, इसमें इरोजन हो गया, और ये जो ऊपर ऊपर वाली लेयर है ये इरोड होके बह के चली गई, अलग हट गई। लेकिन अब ये जो नीचे वाली लेयर एक्सपोज हुई, ये जो नीचे वाली लेयर एक्सपोज हुई, अब इस लेयर पे वर्टिकल प्रेशर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई नई नई लेयर एक्सपोज हुई है तब इस पर प्रेशर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात है कि इस पर प्रेशर देखने को मिलेगा। और अब ये जो अपर लेयर्स एक्सपोज हुई हैं, अब इस प्रेशर की वजह से ये एक्सपेंड होंगी, और एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, और स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि ये जो अपर लेयर है, अब ये अपर लेयर इरोड होने की शुरुआत करेगी। अब ये जो अपर लेयर है इसमें वेदरिंग होने की शुरुआत होगी, इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे में डिसइंटीग्रेट होने की शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, ये जो अपर लेयर है ये पूरी की पूरी शीट के फॉर्म में वेदर हो जाती है, मतलब एक लंबी चौड़ी शीट के फॉर्म में इसमें वेदरिंग देखने को मिलती है। ये जो शीट है इसको क्या बुलाया जाता है, इस शीट को बुलाया जाता है एक्सफोलिएशन शीट। क्या बुलाया जाता है, इस शीट को बुलाया जाता है एक्सफोलिएशन शीट। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है कि जो अपर लेयर है वो वेदर हो जाएगी और एक डोम सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक डोम सा बन जाएगा, और इस डोम को क्या बुलाया जाता है, इस डोम को बुलाया जाता है एक्सफोलिएशन डोम। इस डोम को क्या बुलाया जाता है, इस डोम को बुलाया जाता है एक्सफोलिएशन डोम बुलाया जाता है। ऐसे ही किसी एरिया में फ्रीजिंग या फ्रॉस्ट की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है कि कभी बर्फ जम जाती है, कभी बर्फ पिघल जाती है। तो सोच के देखो, अब कोई रॉक है, मान लेते हैं इसमें ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हैं, यहाँ पे बर्फ जमी, फिर पिघल गई, फिर जमी, फिर पिघल गई, फिर जमी, फिर पिघल गई।
तो ये जो रॉक में फॉल्ट्स हैं इनमें स्ट्रेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और अगर स्ट्रेस देखने को मिलेगा तो ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं ये अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियसली बात है डिसइंटीग्रेट होंगे। बहुत सिंपल। देखो मैं ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा हैं उनको इसलिए समझा रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी अगर आप पकड़ लोगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी अगर आपको किताब तक खुद को लिमिटेड रखना है तो किताब वाली चीजें तो हमने 4-4 लाइन में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से रॉक्स में डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वेदरिंग देखने को मिल रही है, तो इनको बुलाया जाता है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। और फिर तीसरा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, और ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग तो हो रही है लेकिन अब वेदरिंग के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? अब वेदरिंग के पीछे ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बरोज बनाते हैं, जैसे रोडेंट्स हैं या रैबिट्स हैं या अर्थवर्म्स हैं, वो क्या बनाते हैं? वो बरोज बनाते हैं, वो गड्ढे खोदते हैं। अब जब ये ऑर्गेनिजम्स गड्ढे खोदेंगे तो नया सरफेस एक्सपोज होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है होगा। और जब ये नया सरफेस एक्सपोज होगा तो इस पे अब वेदरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। इस पे अब केमिकल अटैक्स देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। इस पे अब मॉइस्चर का, एयर का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और मूवमेंट की वजह से जब एनवायरनमेंट में या फिजिकली कोई चेंजेस देखने को मिले और उसकी वजह से जब वेदरिंग अकर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। वेजिटेशन में ह्यूमन बींग्स अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। ह्यूमन बींग्स खेत को प्लाव करते हैं। अब इसकी वजह से वेदरिंग होती है नहीं होती है? इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है नहीं होता है? बट ऑब्वियस बात होता है। और जब ये जो डिसइंटीग्रेशन होगा तो इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बुलाया जाएगा। या फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके होते हैं, और जब वो डिके होते हैं तो ह्यूमिक एसिड प्रोड्यूस होता है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अदर एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये एसिड्स प्रोड्यूस होंगे तो ये सर्टेन एलिमेंट्स की, सर्टेन मिनरल्स की जो डिके होने की कैपेबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है, उसको इंपैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? बट ऑब्वियसली बातें करेंगे। और अगर इसकी वजह से किसी एलिमेंट के डिके होने की या सॉल्युबल होने की या ना होने की कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में कोई भी चेंज आता है और उसकी वजह से अगर वेदरिंग इंपैक्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे। तो बहुत सिंपल। और इसका तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये भी है, पेड़ है। जहां पे पेड़ खड़ा हुआ है वहां पे पेड़ की जो रूट है वो आसपास की मिट्टी को पकड़ के रखती है। वहां पे अगर आंधी भी चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं। वहां पे अगर तेज पानी बह के भी आएगा तो मिट्टी उड़ेगी नहीं, मिट्टी बह के जाएगी नहीं। लेकिन जहां पे पेड़ नहीं है वहां पे मिट्टी बहुत इजीली बह जाती है, वहां पे मिट्टी बहुत इजीली उड़ जाती है। तो ये जो प्लांट रूट्स हैं ये भी एक तरीके से क्या कर रही हैं? ये भी ये जो अर्थ मटेरियल है इसको डिसइंटीग्रेट होने से रोकते हैं। मतलब ये क्या है? ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है। प्लांट रूट्स नहीं होते तो ये जो मिट्टी है ये जल्दी वेदर हो जाती, ये जो मटेरियल्स हैं जल्दी वेदर हो जाते, लेकिन प्लांट रूट्स हैं तो अब टाइम लग रहा है वेदर होने में। तो एक बढ़िया एग्जांपल है प्लांट रूट्स इस बायोलॉजिकल वेदरिंग का। 3 मेजर ग्रुप्स हैं इस वेदरिंग प्रोसेस के, एक केमिकल वेदरिंग, दूसरा फिजिकल वेदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। होपफुली ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, वेदरिंग के स्पेशल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वेदरिंग की वजह से एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जब किसी भी सरफेस के ऊपर से अनलोडिंग होती है, जब किसी भी सरफेस के ऊपर से ऊपर वाला जो मटेरियल है वो इरोड हो जाता है तो नीचे वाला सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाता है। और ये जो नीचे वाला सरफेस एक्सपोज होता है इस पर वर्टिकल प्रेशर देखने को मिलता है। ये जो नीचे वाला सरफेस एक्सपोज हुआ अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अब इसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, अब इसमें सॉल्ट वेदरिंग देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से एक्सफोलिएशन होगा। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है?
कि अब ये जो नया एक्सपोज्ड सरफेस है, अब इसमें वेदरिंग देखने को मिलेगी, अब इसमें रिमूवल देखने को मिलेगा, अब इसमें फ्लेकिंग देखने को मिलेगी। और ये जो फ्लेकिंग है ये शीट्स के फॉर्म में हो सकती है। अगर ये शीट्स के फॉर्म में हो रही है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्सफोलिएशन शीट। ये जो वेदरिंग है ये राउंडेड सरफेस या डोम्स के फॉर्म में भी हो सकती है। और अगर डोम्स के फॉर्म में ये वेदरिंग हो रही है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सफोलिएशन डोम बोल देते हैं। छोटे छोटे बोल्डर्स, छोटे छोटे कंकड़ भी बन सकते हैं, और अगर कंकड़ बन रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टोर्स। इन सभी चीजों के बारे में अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने बातचीत की है। जैसे ये एक्सफोलिएशन का एग्जांपल है, ऐसे ये जो नया सरफेस है ये एक्सपोज हो गया है और छोटे छोटे ये जो डोम टाइप की चीजें हैं ये बन गई हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम एक्सफोलिएशन डोम बोलते हैं। सवाल ये आता है कि ये जो वेदरिंग की प्रोसेस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और देखो, सिग्निफिकेंस समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि वेदरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है इन रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए। और जब ये रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, तभी अल्टीमेटली सॉइल फॉर्म होती है। और सॉइल का क्या रोल है हमारी लाइफ में वो आपको समझ में आता है। हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस कुछ हद तक सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। इनफैक्ट जब इन रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है तभी इरोजन देखने को मिलता है, तभी मास मूवमेंट देखने को मिलता है। कहीं से कोई चीज इरोड होके कहीं पर जाके डिपॉजिट होती है, और जब ये सारी चीजें होती हैं तो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो बायोम्स देखने को मिलते हैं। और बायोम्स और बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये आपको ऑलरेडी समझ में आता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये एनहेंस करती है लाइफ को, ये एनहेंस करती है फॉरेस्ट को, ये एनहेंस करती है हमारे वेजिटेशन को। इरोजन का अपना रोल है, मास मूवमेंट का अपना रोल है, सॉइल का अपना रोल है। और ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं, बिकॉज वेदरिंग नाम की प्रोसेस कॉन्स्टेंटली अकर हो रही है। इनफैक्ट जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है और ये जो डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह पे इरोड किया जाता है, तो बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और इस वजह से बहुत सारे वैल्यूएबल ओर्स जैसे आयरन है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उनका एनरिचमेंट और उनका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है सर्टेन एरियाज में। वेदरिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जिसके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर हमारे फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर हमारी वेजिटेशन डिपेंड करती है, जिसके ऊपर हमारी बहुत सारी माइक्रो लाइफ डिपेंड करती है, उस सॉइल के फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक टर्म और है एनरिचमेंट। और एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जब रॉक्स में वेदरिंग हो रही होती है, जब रॉक्स में वेदरिंग हो रही होती है, जब रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि लीचिंग की वजह से बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स की अपर लेयर में, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। होता क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई रॉक है। अब इस रॉक का जो अपर सरफेस है वहां पे डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे वेदरिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इसी सेम टाइम पे मान लेते हैं बारिश हो गई, या ग्राउंड वाटर है, और ये जो ग्राउंड वाटर है ये नीचे की तरफ लीच कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। होगा क्या कि बहुत सारे मिनरल्स जो कि इस अपर लेयर में प्रेजेंट थे वो इस ग्राउंड वाटर के साथ में डिसॉल्व होके नीचे वाली तरफ चले जाएंगे, नीचे वाली लेयर्स में चले जाएंगे। कुछ मिनरल्स नीचे वाली लेयर्स में चले जाएंगे, लेकिन कुछ मिनरल्स जो हैं वो ऊपर वाली लेयर्स में ही रह जाएंगे। मतलब ऊपर वाली लेयर्स में कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको निकालना हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। सोच के देखो कि जो मिनरल्स नीचे गए वो नीचे नहीं जाते, और ऐसा ही रहता कि 50% ये जो हमारे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं ये हैं, और 50% जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हैं। अब अगर इनको निकाला जाता तो खर्चा ज्यादा आता, बट ऑब्वियस सी बात है 50% हम फालतू वाले मिनरल्स भी निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि
जो हमारे काम के मिनरल्स नहीं है वो नीचे की तरफ लीच कर गए। तो अब यहां पे लगभग 100% कॉन्सेंट्रेशन किसका है, उन वैल्यूएबल मिनरल्स का है जो कि हमारे काम के हैं। अब अगर इन मिनरल्स को हम निकालेंगे तो इकोनॉमिकली वायबल होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकली वायबल होगा। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है, इसी प्रोसेस को एनरिचमेंट बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। थोड़ा लंबा सेशन है, लेकिन हाँ, इसमें बात की गई है सिर्फ वेदरिंग के बारे में। देखो, एक्सफोलिएशन शीट्स क्या होती हैं, डोम्स क्या होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग आपको समझ में आना चाहिए। दो चार लाइंस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग इन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, उसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको अगर दिमाग में बिठा लोगे तो बहुत इजीली आप आंसर लिख पाओगे, बहुत इजीली आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस सेशन में बहुत सारी चीजें हमने ऊपर ऊपर भी पढ़ी हैं, जैसे अब ये सारी चीजें आपको पुराने एडिशन में देखने को मिलेंगी, बट हाँ हमने बात कर ली है। इसमें भी अगर कोई जेन्युइन डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, इस पर भी अपन बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।